हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। तो उससे पहले आप ये समझो कि आपने पहले लेक्चर में ये तो पढ़ा था कि अगर ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2 और दोनों चार्ज अगर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उसका अमाउंट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम जिस लॉ का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं कि कूलम्ब्स लॉ एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, मतलब दोनों के बीच की दूरी R है। तो कूलाम ने अपने लॉ में ये समझाया था कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो उसके फोर्स पे कुछ ऐसे डिपेंड करेगी, यानी कि फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम। ओके, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज कर दो तो आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि देखिए हमें क्या मिलता है। आप जैसे इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, देखिए, तो जैसे आपने इनको मर्ज किया हमें मिल गया f का जो मॉडुलस है यानी मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड अपॉन में r²। और जब यहां से आप प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो आप यहां पे कांस्टेंट यूज करेंगे और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपिटल K एंड Q1 Q2 बाई r²। यहां पे जो कैपिटल K है वो एग्जैक्टली क्या है, वो एक तरीके का कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इस 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 9 × 10⁹। यहाँ पे आपको यूनिट्स में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतनी होती है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी कि थोड़ी सी चर्चा हम एप्सिलॉन नॉट पे जरूर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कूलम्ब्स लॉ में। तो मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को कितने अच्छे से अलाउ करता है पास करने के लिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, वंस अगेन आपको यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बट अगर आपको ध्यान देना है यूनिट पे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो वैल्यू होती है वो किसके यूनिट कितनी होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर आप चाहें तो कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए, अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, आपको क्या करना होगा कि लेट से ये चार्ज Q1 है एंड ये चार्ज Q2 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 बाई चार्ज 2, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इनटू दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के अपॉन में r²। और इन दोनों के बीच में एक यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा जिसे हम बोलेंगे आर कैप। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आर कैप लिख देंगे। अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको कूलम्ब्स लॉ को यूज करना आप सीख जाओ। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो एक तरीके का सेंट्रल फोर्स बताता है, कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्रेस करता है एंड इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब कि पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी सेकेंड बॉडी भी पहली बॉडी पर ही उतना ही फोर्स लगाएगी, बस फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव होगा। ठीक है, मतलब अगर 1 से 2 की तरफ फोर्स लगेगा तो लेट से कि यूनिट वेक्टर यहाँ के लिए है r12 कैप, सो अगर उल्टा फोर्स लगता तो यूनिट वेक्टर क्या होता, r कैप 21। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अगले क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझेंगे, जहां पे हम ये जरूर समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ का उस टॉपिक में क्या रोल है, और आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे।
सो थैंक यू।